Hello बच्चों, how are you all? Today in this video we are going to continue with chapter 2 units and dimensions. लास्ट वीडियो में हमने कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स डिस्कस किए थे लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के। एक लास्ट मेथड आज बचा है उसमें से, उसके बाद हम चलेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस लाइक साइज ऑफ एटम्स और साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो द लेक्चर फ्लो इज एज इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड। 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने ये मेथड पढ़ा था। मे बी यू आर अनअवेयर ऑफ इट्स नेम। क्या होता था इसके अंदर कि इस मेथड में सपोज हमें कोई लेट्स से कोई बिल्डिंग या टावर दिया हुआ है, इसका हम एंगल चेक करते थे विद द ग्राउंड, या फिर अगर ऊपर से दिया होता था एंगल, राइट, तो दिस फॉर्म द राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये क्या हो जाता था हमारा, लेट मी गिव इट अ नेम, OAB. व्हाट इज AB? दैट्स हाइपोटेन्यूज, दैट्स परपेंडिकुलर एंड दैट्स बेस। यहां से हम किसी भी चीज की हाइट निकाल सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को हाइट निकालनी है, ठीक है, और मुझे बेस गिवन है, राइट, दिस बिकम्स सेम, लेट्स कॉल इट स्मॉल b, नो इश्यूज, राइट। तो यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन जाता था, किस एंगल से रिलेट करते थे आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस को, यहां पे रिलेट करते थे इसको tan थीटा के साथ। इसी तरह अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है तो sin थीटा के साथ। यहां पे अगर मैं AO या फिर इसको रिलेट कर दूं किसके साथ, AB के साथ, तो यहां पे क्या आ सकता था हमारे पास sin थीटा। अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा देते, सपोज हमें ये फाइंड आउट करना होता था कि हम कितनी दूर खड़े हैं बिल्डिंग से, तो यहां से भी ये रिलेशन बन के आता था। तो इन तीनों रिलेशंस को यूज करके वेदर वी वांट टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और वी वांट टू फाइंड आउट कि हम कितनी दूर खड़े हैं बिल्डिंग से, वो सब चीजें हम क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे। बट देयर कम्स अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। यहां से जब आप बी पॉइंट पे आप खड़े हो तो आपको ये बिल्डिंग लेट्स से एक्सेसिबल है, मतलब आप चल के वहां तक जा सकते हो, राइट। अब सपोज करो कि ये चीज आपके पास एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल का मेरा एक्सेसिबल ना होने का मेरा यहाँ पे मतलब क्या है कि इमेजिन करो कि बीच में कोई रिवर है, रिवर के उस तरफ कोई टावर है या ट्री है या कुछ भी है, लेट्स से बिल्डिंग है, तो वो आपके लिए इनएक्सेसिबल हो जाता है। तो एक्सेसिबल चीजों के लिए तो ये मेथड हो गया, ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज है जो है इनएक्सेसिबल है, ठीक है, आप उस तक नहीं पहुंच सकते, तब आप कौन सा मेथड लगाओगे? अगेन ट्रायंगुलेशन मेथड ही यूज करेंगे विद लिटिल ट्रिक, लिटिल वेरिएशन। इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई लेट्स से टावर या बिल्डिंग या ट्री है एंड दैट्स द फ्लोर या ग्राउंड, ठीक है। बीच में से क्या क्रॉस हो रही है, रिवर क्रॉस हो रही है, तो मैं इस पॉइंट तक चल के नहीं जा सकता, राइट। अब क्या करेंगे, बिल्डिंग के टॉप से ये कोई ना कोई एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा, लेट्स कॉल इट θ2, और यहां पे भी कोई ना कोई एंगल सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा। अब यहां पे तो रिवर है, चलो इस पोर्शन में रिवर है, तो इसके इधर तो जमीन है ना, इसके इधर तो ग्राउंड है, तो वी कैन एक्सेस दोज पोर्शंस ओनली, बिल्डिंग तक अगर या ट्री तक नहीं भी पहुंच सकते तो एक पॉइंट मैं B चूज कर लूंगा, एक A चूज कर लूंगा, दोनों पे खड़ा होकर क्या देखूंगा, एंगल देखूंगा किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ठीक है, किसका, टॉप का। अब इसकी हाइट h है, A और B मेरे को पता है कि मैंने दो पॉइंट ऐसे चूज किए थे जिनके बीच में डिस्टेंस क्या है, x। नाउ लेट्स से आई वांट टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर, बिल्डिंग और ट्री। तो यहां पे क्या करेंगे, हमें पता है कि जो tan थीटा होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहां पे मैं क्या कर सकता हूं,
कि बी पॉइंट पे खड़ा होके, राइट, बी पॉइंट पे खड़ा होके पहले इसके ऊपर cot θ2 और फिर इस ए पॉइंट पे खड़ा होके उसके ऊपर cot θ2, तो आई कैन develop the relations for cot θ1 what it is going to be. cot θ1 के लिए अगर मैं ये लगाऊंगा, उल्टा हो जाता है ना इसका tan का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस कौन सा है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट O, दिस पॉइंट C, ठीक है। तो यहां पे हमारे लिए बेस क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी AO और हाइट क्या होने वाली है CO, राइट। इसी तरह से सिमिलरली आप cot θ2 का एक्सप्रेशन लिख लो। cot θ2 जो है इसका क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, व्हाट इज द बेस, दैट इज BO, और हाइट कितनी है, अगेन सेम EO, माइनस कर दो दोनों को, यहां पे क्या करेंगे cot θ1 माइनस cot θ2, किसके इज इक्वल टू आएगा, ये इधर से AO माइनस BO, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, दैट इज CO, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, cot θ1 माइनस cot θ2 इज इक्वल टू AO में से BO माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ AB, व्हाट इज AB, दैट इज इक्वल टू x, ये हमने ऑलरेडी मेजर करके रखा था, हमें पता था कि हम पहली ऑब्जर्वेशन कहां ले रहे हैं, दूसरी ऑब्जर्वेशन कहां ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय व्हाट इज CO, दैट इज द हाइट। अब हाइट हमें पता करनी थी तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू x बाय cot θ1 माइनस cot θ2, सिंपल। इस फॉर्मूला के जरिए आप किसी भी बिल्डिंग की हाइट या ये जो डिस्टेंस है अगर वो पता करना है तो आप चाहो वो भी पता कर सकते हो, राइट। इसको और क्लियरली समझने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसकी, that will make us understand this thing more clearly. ट्रायंगुलेशन मेथड की ये इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं यहां पे, बी क्विक। तो एग्जांपल है हमारे पास एक टावर की, राइट। एक टावर के केस में यहां पे हमसे क्या डिस्कस किया गया है कि एक टावर है, ग्राउंड के ऊपर, तो इसके टॉप से सन जो है, जब इसके ऊपर सन रेज पड़ेगी तो इसकी क्या बनेगी, शैडो बनेगी। अब यहां पे हमने दो डिफरेंट पोजीशंस पे इसकी शैडो चेक की। पहली पोजीशन जो थी टेक इट लिटिल, जब पहली पोजीशन चेक की वो कितने डिग्री एंगल पे ली थी, 60 डिग्री एंगल पे ली थी, तो ये इसकी क्या बन रही थी, शैडो। मतलब इसकी शैडो की टिप यहां तक आती थी, उस शैडो की टिप से जब मैं ओरिजिनल टावर की टिप देखता हूं तो ये एंगल कितने का सब्स्टिट्यूट होता था यहाँ पे, कितने का सबटेंड होता था यहाँ पे, 60 डिग्री का। उसी तरह से अगर थोड़ा और दूर जाता, मतलब अब सन और थोड़ा नीचे आ गया है, अगर उस पोजीशन पे जाके मैं इसकी यहां पे चेक करता हूं तो शैडो पहले के कंपैरिजन में 50 मीटर जो है वो लॉन्ग बन रही है, ठीक है, और एंगल कितने का सबटेंड हो गया, 30 डिग्री का। तो हमसे ये टावर की जो हाइट है ये पूछिए। लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट फॉर यू। द एग्जैक्ट स्टेटमेंट इज द शैडो ऑफ ए टावर standing on a level plane is found to be 50 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree। क्या कह रहा है कि एक टावर की जो शैडो है ऐसा पाया गया कि 50 मीटर और लंबी हो जाती है जब सन का जो एल्टीट्यूड है, ये सन की दो पोजीशंस दिखाई हैं, जो सन का जो एल्टीट्यूड है वो 60 की बजाय कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। जब सन का एल्टीट्यूड 60 की बजाय 30 हो जाता है तो इस टावर की शैडो 50 मीटर लंबी हो जाती है। तो इस टावर की हाइट यहां पे क्या होने वाली है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें सब कुछ गिवन है, h फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या था, x बाय cot θ1 माइनस cot
थीटा 2 सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज द x, ये होता था x हमारा a और b पॉइंट के बीच का गैप कितना है ये, इट इज 50 बाय cot थीटा 1, थीटा 1 ये वाला एंगल कितना 30 माइनस दूसरा एंगल कितना है cot 60. Now from trigonometric tables you know their values. What is cot 30? That's under root 3. What is cot 60? That's 1 by under root 3. If you solve it up, पहले आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बनेगा 3 minus 1. You can solve it down. ठीक है, अब इसका एक इजी मेथड है, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से किया कितना बना 3 minus 1 becomes 2. तो वो जो अंडर रूट 3 है ये तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे कितना रह जाएगा 2. सो दिस कम्स आउट टू बी दिस, अप्रोक्सीमेटली मैं फाइंड आउट करूँ तो 43 पॉइंट आई गेस, यू मे चेक आउट कितने मीटर्स बनता है ये. तो टावर की जो ओरिजिनल हाइट थी वो ये थी. अब हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हम इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकते थे. सपोज यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल था तो हमारे लिए एक तरह से क्या हो गया, इनएसेसिबल हो गया. वैसे भी जब दो एंगल्स दिए हैं तो ये क्लियर है कि ये इनएसेसिबल वाला ही केस लगाओगे आप यहाँ पे, राइट? क्योंकि और तो आपको कोई चीज गिवन नहीं है. यू हैव बीन गिवन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. सो दिस मेथड इज क्वाइट सिंपल. तो ये इनडायरेक्ट मेथड करने के बाद हम चलते हैं फटाफट से कि अगर हमारे पास, ये तो बड़ी बड़ी चीजों के साइजेस थे, अगर हमें यहाँ पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साइजेस फाइंड आउट करने हो तो उसके इनडायरेक्ट मेथड्स क्या है. ठीक है, सबसे पहला मेथड जो है ये है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. एवोगैड्रो के बारे में सुना है कहीं, कहाँ सुना है, 9th स्टैंडर्ड में सुना है. उसके अंदर किस में, उसके अंदर सुना है मोल कॉन्सेप्ट में. यस, एवोगैड्रो नंबर होता था एक खास तरह का. ठीक है, कितनी वैल्यू होती थी उसकी 6.022 into 10⁻23. तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर चीजें होती हैं. वो चीजें एटम्स हो सकती हैं, वो चीजें मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो चीजें चेयर्स हो सकती हैं, वो चीजें ह्यूमन बींग्स, वो चीजें स्टार्स, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस थी क्या, क्या कहते क्या थे एवोगैड्रो. एवोगैड्रो कहते थे कि सपोज करो कि आपके पास कोई सब्सटेंस है. ठीक है, तो ये सब्सटेंस आपके हाथ में पड़ा है. ये मैंने जो आपको दिखाई, ये लेट्स से सब्सटेंस के क्या है, पार्टिकल्स हैं. इफ दिस सब्सटेंस इज अ कंपाउंड तो ये मॉलिक्यूल्स हैं. इफ दिस सब्सटेंस इज एन एलिमेंट तो ये क्या है, एटम्स हैं. तो कहता है ये 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जो मैंने लिया है ये एक्चुअल में जितनी जगह घेर रहा है, ठीक है, और इसके जो एटम्स जितनी जगह घेर रहे हैं उनके बीच में 2/3 का फैक्टर होता है. कहने का मतलब सिंपल भाषा में क्या है कि किसी सब्सटेंस के एटम्स एक्चुअल स्पेस का सिर्फ 2/3 पार्ट ही ऑक्यूपाई करते हैं. बाकी जगह पे तो क्या होती है, खाली होता है. वहां पे वो बीच में जो स्पेसेस रह जाती है ना, जैसे आपने किसी चीज की कलेक्शन ली तो वो एक दूसरे से प्रॉपरली स्टक थोड़ी होती हैं, प्रॉपरली एक दूसरे से सटी हुई थोड़ी होती हैं, उनके बीच में खाली स्पेसेस होती है ना. तो इसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं ये एक्चुअल वॉल्यूम का सिर्फ 2/3 ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं. दिस इज सिंपली एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. क्या कहते थे हम, the atoms of a given substance occupy 2/3 of the volume occupied by substance. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पूरे हाथ में कुछ चीज भरी पड़ी है, वो पूरी जगह पे नहीं है, उसके अंदर भी खाली स्पेसेस हैं, दो एटम्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में. एक्चुअली वो एटम्स या मॉलिक्यूल जिसका वो सब्सटेंस बना हुआ वो तो 2/3 स्पेस ही घेरते हैं. तो यहां पे मैं एक सब्सटेंस सपोज कर लेता हूं. इस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ये मैं कितना सपोज कर लेता हूं, कैपिटल M. अब अगर M उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो इसके अंदर अगर मैं यहां पे बात करूं
मॉलिक्यूलर मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, लेट्स से हम यहाँ पे एटम्स की बात करते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे। यही तो था मूल कॉन्सेप्ट कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो फिर हम वहां पे 1 मोल लेते कैसे थे, कहते जिस चीज का 1 मोल लेना आप उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर कोई चीज ले लो। लेट्स से ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल मैं कैसे लूंगा, आई कैन नॉट काउंट 6.022 into 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो मैं वहां पे क्या करूंगा, ऑक्सीजन अगर यहाँ पे मैं एटॉमिक फॉर्म में ले रहा हूं तो उसका मास कितना बनता है 16 ग्राम्स। तो मैं 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ले लूंगा, उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे। तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर मास m है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, m ग्राम के अंदर, राइट, mg सिंबल ही उसका मत समझ लेना, ये m ग्राम के अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स हैं। तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे भाई, एवोगैड्रो नंबर बाय m, राइट। अब हम यहाँ पे जो एटम्स लेके चलते हैं वो स्फेरिकल लेके चलते हैं, ठीक है। अगर वो स्फेरिकल है तो उनका रेडियस r होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एटम का वॉल्यूम कितना होने वाला है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब 1 ग्राम एटम्स का वॉल्यूम कितना है, आप कहोगे कि सर एक एटम के वॉल्यूम से नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, Na/m। तो मैं सिंपली यहाँ पे Na/m को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/3 पाई आर क्यूब के साथ। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, m ग्राम्स में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स थे, तो 1 ग्राम में कितने हो गए एवोगैड्रो बाय m। एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 1 ग्राम एटम्स का, 1 ग्राम के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका वॉल्यूम कितना होगा, इतना। अब एवोगैड्रो क्या कहते थे, एवोगैड्रो कहते थे कि इसमें ये जो 1 ग्राम एटम्स ने स्पेस घेरी हुई है, एक्चुअली तो इन्होंने 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम स्पेस घेरी हुई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस हो गया कि ये जो स्पेस है ये तो एक्चुअली 2/3 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम के बराबर है यहां पे, ठीक है। अभी हमें पता है कि ये जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम डेंसिटी को डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, मास अपॉन वॉल्यूम। हमने सैंपल का मास कितना लिया यहाँ पे 1 ग्राम, इसका मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू 1/v, या v की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे 1/डेंसिटी। तो मैं इसको 1/डेंसिटी पुट कर देता हूँ, ठीक है। अगर v की जगह 1/डेंसिटी पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस थिंग। अब सब्सटेंस की मुझे सब चीजें पता है, सिर्फ क्या नहीं पता है, आर। तो बस इसको सॉल्व करना कौन सी मुश्किल बात है, चीजों को रीअरेंज ही करना है। देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। फोकस किस पे रहना चाहिए, आर पे। अब आर को यहाँ पे रख के बाकी सब चीजें उधर ले जाओ। देखो सबसे पहले ये न्यूमरेटर में क्या बचा, इसको तो आप चाहे आप भूल ही जाओ क्योंकि इसकी जगह तो आपने सब्स्टिट्यूशन कर दी है, ठीक है। ये बीच में इक्वल टू है, अच्छा m नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ओके। नीचे कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, एक तो आएगा यहां से 2, एक आएगा पाई, एक आएगा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर के साथ क्या आएगी डेंसिटी, ठीक है। फिर इधर क्या था आर क्यूब था ना, आर क्यूब को आप उस तरफ लेके जाओगे तो पावर कितनी हो जाएगी 1/3, यानी कि क्यूब रूट हो जाएगा। नाउ सैंपल हमने चूज किया था तो हमें पता होगा कि वो चीज क्या है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी पता होगा। एवोगैड्रो नंबर एक फिक्स वैल्यू है 6.022 into 10⁻23, जो सैंपल लिया है उसकी डेंसिटी भी पता होगी। ये सब चीजें राइट हैंड साइड पे सब्स्टिट्यूट करके आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, रेडियस ऑफ द
एटम की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी आपको सैंपल गिवन था। एक बार फिर से देख लें, फटाफट से सम अप कर लेते हैं। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहता है कि जो एटम्स ऑफ ए गिवन सब्सटेंस होते हैं वो एक्चुअली 2/3 वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करते हैं। किसका? जो सब्सटेंस ने ऑक्यूपाई कर रखी है जगह। इसका मतलब सब्सटेंस ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। एटम्स कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? 2/3 स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं टोटल वॉल्यूम का। तो हमने यहाँ पे एक सब्सटेंस सपोज कर लिया जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना ले लिया? m। अब मॉलिक्यूलर मास जो है m ग्राम्स, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? एवोगैड्रो के बराबर अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट। तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे? Na/m। एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 1 ग्राम के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका वॉल्यूम दिस। तो अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस ये वॉल्यूम जो है ये एक्चुअली 2/3 है किसका? टोटल वॉल्यूम का। वॉल्यूम होता है मास, सॉरी डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास हमने कितना लिया है यहाँ पे? 1 ग्राम, जिसके बारे में हम ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं। तो 1/v आ गया, v की वैल्यू यहाँ पे 1/ρ आ गई। तो यहाँ पे जो 2/3v लिखा था मैंने उसको रिप्लेस कर दिया 2/3 1/ρ के साथ। मैनिपुलेशंस की, रीअरेंजमेंट किया तो r की वैल्यू ये आ गई। सो वेरी सिंपल मैथड, राइट। आगे चलते हैं। साइज ऑफ ओलेइक एसिड मॉलिक्यूल। ओलेइक एसिड क्या होता है? इट इज अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। जब भी हम काम करते हैं इन सम एक्सपेरिमेंट्स वी मे यूज इट। ये एक सोपी लिक्विड होता है, मतलब ऐसे थोड़ा फिसलता है, अगर हाथ के बीच में रख लो जैसे सोप फिसलती है, राइट। अब इसके मॉलिक्यूल का साइज पता करना है। दिस इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन, कई बार सब्जेक्टिव पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है शुरू के टेस्ट में। तो साइज ऑफ ओलेइक एसिड मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टेप 1 क्या है कि आपको ओलेइक एसिड लेबोरेटरी में से कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा ये आपके पास, उसको लेके सबसे पहले उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है? किसके अंदर? यहां पे आप सॉल्वेंट कौन लोगे? किसके अंदर घोलोगे इसको? अल्कोहल के अंदर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखनी है? आपको क्या करना है कि ओलेइक एसिड का 1 ml लेके उसको 500 ml मेकअप कर लेना है अल्कोहल के साथ। ये क्या होता है? एक आप बीकर या कोई भी मेजरिंग उसमें डिवाइस में लोगे इसको, 1 ml ओलेइक एसिड का उसमें डाल दोगे, फिर उसमें तब तक अल्कोहल डालते जाओगे जब तक वो टोटल सोल्यूशन कितना नहीं बन जाता? 500 ml नहीं बन जाता। तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? सॉल्यूट ओवर सॉल्वेंट होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था? सॉल्यूट ओवर सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन? जो कम अमाउंट में डाला, कौन? ओलेइक। सॉल्वेंट कौन? जो ज्यादा अमाउंट में डाला, कौन डाली? अल्कोहल। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हो गई 1/500। यूनिट आएगी कोई साथ में? नहीं, क्योंकि कट गई। 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब बाय 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो कैंसल आउट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है? टेक ए बिग टब ऑफ वाटर। यहां पे लेट मी बी स्पेसिफिक, सर्कुलर हो जिसका सर्कमफ्रेंस, मतलब ऐसे ऊपर से टब क्या हो? गोल हो, ठीक है। तो वो टब लेंगे, उसमें कुछ पानी भरा होगा, उसके ऊपर ना कुछ पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे, लिकोपोडियम पाउडर। ये कौन सा होता है? जो आप टैल की यूज करते हो गर्मियों में अक्सर, ठीक है। डर्मीकूल, नाइसिल, ये वो उनके अंदर लिकोपोडियम पाउडर ही होता है मेजर कंटेंट। तो आप उसको स्प्रिंकल कर दोगे। अब क्यों स्प्रिंकल करना है इसको? कारण क्या है? ये जो आपने ऊपर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है ना, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो पानी के अंदर घुल जाएगा ये। उसको बचाने के लिए पहले आप क्या करो? टैल्कम पाउडर की या लिकोपोडियम पाउडर की एक लेयर बना दो। अब लिकोपोडियम पाउडर जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, आप कभी भी टेस्ट करके देखना। तो अगर ये इनसॉल्युबल है, इसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे? n ड्रॉप्स, ये आपकी मर्जी है, हमें नहीं पता कितनी ड्रॉप्स डालनी है। एक जर्नल नंबर ले लेते हैं कि 10 ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स, 30 ड्रॉप्स ऑफ ओलेइक एसिड सॉल्यूशन।
ठीक है। फिर इसको क्या कर दो, वैसे तो ये अपने आप भी होने लगेगा, कोई हल्की सी नीडल लेके ना या कोई भी चीज लेके इसको फैला दो उस पूरे टब की सरफेस पे। तो ये मान लेते हैं कि एक ड्रॉप में V वॉल्यूम गया था, आपने जो आप ड्रॉपर के साथ ड्रॉप्स डाल रहे हो टब के अंदर उस ओलेइक एसिड सॉल्यूशन की, एक ड्रॉप में कितना वॉल्यूम गया था, V वॉल्यूम गया था। अभी आपने कितनी ड्रॉप्स डाली हैं, N ड्रॉप्स डाली हैं। तो अब करते हैं इसकी कैलकुलेशन, बहुत ही सिंपल है। इस कैलकुलेशन में हम क्या देखते हैं कि हमने कितना सॉल्यूशन पोर किया, अगर एक ड्रॉप में आप V वॉल्यूम ऐड कर रहे हो, पोर कर रहे हो, तो N ड्रॉप्स में कितना करोगे, NV, N इंटू V, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। अभी ये तो सॉल्यूशन पोर किया, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो जो अल्कोहल है वो इवेपोरेट होने लगती है, यानी कि पीछे सिर्फ क्या बच जाता है, ओलेइक एसिड। वो तो सिर्फ सॉल्यूशन बनाने के लिए किया था ताकि उसको फैला दे अच्छे से, ठीक है। तो अल्कोहल तो उड़ जाएगी, पीछे सिर्फ क्या बचेगा, ओलेइक एसिड। ओलेइक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 1/500, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन डाला था NB वॉल्यूम का, उसमें से एक्चुअली ओलेइक एसिड तो कितना गया है, अल्कोहल का पोर्शन तो इवेपोरेट हो जाना है, तो ये हो जाएगा NV इंटू 1/500। तो ये आपका एक्चुअल वॉल्यूम ऐड हुआ है उस टब के अंदर, किसका, ओलेइक एसिड का। अल्कोहल को अब हमने निकाल दिया यहां से। अच्छा, अब यहां पे एक फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम हमें पता है किसके बराबर होता है, वैसे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करूं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो सकता है 4/3 पाई आर क्यूब हो सकता है, मतलब डायमेंशन की पावर, लेंथ की पावर 3 होती है। क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं, एरिया इंटू थिकनेस, लिखा जा सकता है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस या एरिया इंटू हाइट लिखा जा सकता है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, थिकनेस। एरिया हम किसका फाइंड आउट करेंगे, वो टब का। कैसे, सर्कमफ्रेंस है, उस पे पूरे पे फैल गई है ना लेयर, तो किसी भी तरीके से आप ग्राफ पेपर लेके आउटलाइनिंग करके बॉक्सेस गिन के वैसे निकाल लो, किसी भी मेथड से, ग्राफ पेपर यूज करके या कोई और मेथड यूज करके आप उस टब के सर्कमफ्रेंस का, टब के माउथ का, जिसपे पानी और पानी के ऊपर लिकोपोडियम पाउडर, लिकोपोडियम पाउडर के ऊपर ओलेइक एसिड फैला हुआ है, उस फिल्म का क्या निकाल लो, एरिया, ठीक है। वॉल्यूम तो आपको ऑलरेडी पता है। थिकनेस के लिए मैं सिंबल यूज कर लेता हूं, T, वॉल्यूम अपॉन एरिया आएगा। वॉल्यूम तो हमें ऑलरेडी पता है कितना था, NB/500 था, ठीक है। एरिया जो है, एरिया कितना था, एरिया हमने उससे कैलकुलेट करेंगे टब के साथ, तो इसको सिंपली अभी क्या पुट कर लेते हैं, ए पुट कर लेते हैं। आगे इसकी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, लेट्स सॉल्व इट। अच्छा, थिकनेस का जो आंसर आएगा, यूनिट देख लो किसमें आएगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम mls में काम कर रहे थे, तो आंसर आपका किस में आना चाहिए, सेंटीमीटर्स में आना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ओलेइक एसिड लिया, अल्कोहल में उसका सोल्यूशन बनाया, कितनी कॉन्सेंट्रेशन का, 1/500, यानी कि 1 ml ऐड किया 500 ml मेकअप करने के लिए। फिर एक टब लिया, प्रेफरेबली सर्कुलर टब, ठीक है, उसके अंदर कुछ उसकी टॉप सरफेस पे लिकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, और उसके ऊपर ओलेइक एसिड सॉल्यूशन की N ड्रॉप्स पोर कर दी। एक ड्रॉप में V वॉल्यूम गया था, तो N ड्रॉप्स में कितना वॉल्यूम गया होगा, NV का। इसमें से अल्कोहल उड़ गई, पीछे क्या बचा, सिर्फ ओलेइक एसिड, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 1/500। तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस, जिससे थिकनेस आ गई वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम कितना दिया था हमने सॉल्यूशन का, उसका ओलेइक एसिड का, NB/500। एरिया कितना था, ए। आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर्स में। एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से इसकी। दैट विल बी ऑल। प्रॉब्लम क्या है, यहां पे स्टेटमेंट रीड कर देता हूं मैं। द प्रॉब्लम इज, एक ऑलिव ऑयल था हमारे पास, उसकी कुछ ड्रॉप्स हमने डाली किसके ऊपर, एक टब के ऊपर, जिसका जो
रेडियस था वो हमें कितना गिवन था, 0.25 मिलीमीटर गिवन था, और जो फिल्म बनी है यहाँ पे वो कितने रेडियस की बनी है, 10 सेंटीमीटर रेडियस की बनी है। हमें उसमें जो ऑलिव ऑयल था उसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर साइज निकालना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज सपोज की थी कि वो जो फिल्म स्प्रेड की थी ना, उसकी जो थिकनेस थी फिल्म की, वो मॉलिक्यूलर साइज की ही थी। तो जब मैं थिकनेस निकालूंगा बेसिकली मैं एक मॉलिक्यूल का क्या निकाल लूंगा, डायमीटर निकाल लूंगा, एज सिंपल। ठीक है, तो अगली स्टेटमेंट लिखते हैं, ए ड्रॉप ऑफ olive oil, a drop of olive oil तो पता होगा ना सबको, having radius, इसका रेडियस गिवन है हमें कितना, 0.25 सेंटीमीटर्स। इसको किसके ऊपर स्प्रेड किया गया है, वाटर सरफेस के ऊपर। ये क्या बना रही है, उसके ऊपर फैल के एक फिल्म बना रही है। कितने डायमेंशन की, इट वाज मिलीमीटर हियर, ऑफ रेडियस कितने की बना रही है यहां पे, 10 सेंटीमीटर की। यहां पे हमें क्या कहा गया है, एस्टिमेट the size of olive oil molecule, उसका जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका हमें साइज पता करने के लिए कहा गया। तो मैं ये मान के चलता हूं यहाँ पे एक चीज इनिशियली कि वो जो ऑयल स्प्रेड हुआ है उसके ऊपर, उस ऑयल की फिल्म जो बनी है उसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर साइज के बराबर है। ये चीज पहले आप दिमाग में लेके चलोगे। तो यहाँ पे थिकनेस किसके बराबर होती है, वॉल्यूम अपॉन एरिया। याद रखना बेटा, वॉल्यूम किसका, उस ऑयल ड्रॉप का, एरिया किसका, वो जिस टब में आपने उसको फैलाया है। तो यहाँ पे जो टब है हमारे पास वही सर्कुलर है, ठीक है, इट इज अंडरस्टूड। तो जो ड्रॉप होगी वो नियरली हम क्या मान के चलते हैं, स्फेरिकल। तो 4/3 पाई, इसको मैं R1 बोल देता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। R1 यहाँ पे बता दो कि आप किसकी रेडियस लेके चल रहे हो, इस ड्रॉप की 0.25 mm। साथ में यहाँ पे कन्वर्जन भी कर लेते हैं। mm को मीटर्स में कैसे लाओगे, यू नो वेरी वेल, 10⁻3। मिली का मतलब 10⁻3 होता है, और यहाँ पे आ गया मीटर। अच्छा, जो जिस टब पे उसको फैलाया सर्कुलर पे, उसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसको भी हम कन्वर्ट कर लें मीटर्स में, सेंटी का मतलब -2, तो अभी हो गई कन्वर्जन। अच्छा, वो जो टब था उसका सर्कमफ्रेंस क्या था, सर्कुलर, तो रेडियस R2 और एरिया बन गया πr²। जो चीजें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल आउट करके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4 इंटू कितना रेडियस बना उसका, 0.25 इंटू 10⁻³ का क्यूब अपॉन यहाँ पे क्या है, R2² यानी कि 10। अच्छा, इसको यहीं पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 10⁻⁻1 बचेगा, 10⁻⁻1 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस विल बिकम 4 इंटू 0.25 कितना बन जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा, ठीक है, इंटू नो द पावर इज 3, इसको सॉल्व कर लो। दिस विल बी 4 इंटू what is the cube root of 0.25, this will turn out to be, इसको जब हम, अच्छा we forgot one factor, हमने यहाँ पे 3 का फैक्टर छोड़ दिया। चलो इसको सॉल्व करो अभी, the answer will be found by you, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे आंसर, this comes out to be 2.08 into 10⁻⁻9 मीटर। थिकनेस इतनी होगी इस ऑलिव ऑयल मॉलिक्यूल की। दरअसल ये थिकनेस आई किसकी है, फिल्म की। और एक बात हमने शुरू में ही कह दी थी कि जितनी थिकनेस ऑफ फिल्म है वो मॉलिक्यूलर साइज के बराबर ही है। तो थिकनेस ऑफ फिल्म निकल गई, अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे क्या निकल गया, साइज ऑफ मॉलिक्यूल निकल गया। साइज का मतलब यहाँ पे क्या निकला, मॉलिक्यूल का
diameter. So that's all about the indirect methods for measuring large distances as well as small distances. Small के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो ही methods थे. अगले लेक्चर में we will talk about methods of measuring mass and methods of measuring time. So stay tuned. Take care of yourself. Goodbye.